हेलो एवरीवन। हमने शुरू की थी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना, और जिसमें हमने शुरू किया था क्लास 6 टू लेके 6 से कक्षा 6 से लेके 10 तक की एसएसटी की बुक पढ़ना, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब पहुंच चुके हैं क्लास 10 की जियोग्राफी की बुक में। और उसका पहला चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, और इस वीडियो में है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। नारक, मेरे ईश्वर, लेपाचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों की ग्रहण करने दें। जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। यह स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा लोक संगीत की एक संगीत की पंक्तियां थी। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पाद जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों के अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतः निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत और विविधता के संदर्भ में विश्व में के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख, पाई जाती है। यह अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल के और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैविक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे एक रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ वर्षों से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त हो जाने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां और नाजुक अवस्था में हैं तो और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सींग वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू और मधुका इंसिनिक्स, महुआ की जंगली किस्म, और हुब्रिया हेप्टेन्यूरॉन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन।
भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन्य आवरण के अंतर्गत अनुमानित 80 मतलब 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल, यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्रफल में 3,775 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। इस चित्र में आप कुछ देख सकते हैं। आगे बढ़े तो है, आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियां हैं जो वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स आदि। फिर है संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। फिर है आगे आती है सुभेद्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिन पर संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने की वाली परिस्थिति नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। फिर है दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में आ सकती हैं। फिर है स्थानिक जातियां, प्राकृतिक तथा या भौगोलिक सीमाओं से अलग जिससे इस क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जनजातियां, ये वे जनजातियां हैं जो इसके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जा गई हैं। यह उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख शामिल है। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान से होता है। 20वीं शताब्दी के पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति और संसाधनों को परिवर्तित कर दिया है। हमने लकड़ी, छाल, पत्ते
रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन के प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवों के नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी पर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या सकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर के अधिक से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे। वनों की बर्बादी के खनन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसमें कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा है और कई जातियां जिनमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी और पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकताएं पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय को और जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक, शहरी और अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वनों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। हिमालय वन संकट में यह है यव हिमालयन यव चीड़ प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। एक औषधीय पौधा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां और टहनियां और जड़ें से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निकासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न वृक्षों व विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों से संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और
पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी की असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत में 5% धनी लोग और 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इस 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन क्या कहां से और कितना उपयोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक तिहाई जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% जलधारे धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव विविधताओं का विनाश सांस्कृतिक विविधताओं के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधीय संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे कि हम इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाएं इन कार्य पर भार बढ़ता जा रहा है और कोई बार तो इनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इनमें इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखे, बाढ़ भी गरीबी तबके के सबसे अत्यधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? वन संरक्षण से परिस्थिति की विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन संसाधन, खाद्य संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीन्स जेनेटिक विविधता को भी सुरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधताएं मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरणीय संरक्षकों राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु
विहार स्थापित किए हैं, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हुंगल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल है। एशियाई शेर और अन्य प्रजातियां प्राणी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। फिर है बाघ परियोजना। वन्यजीव संरचना में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में उपयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश की शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, सुंगों और एक ड्रैगनफ्लाई को भी सुरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार में प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। फिर है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र एक तिहाई हिस्सा रक्षित है। इस इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। फिर है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। अवर्गीकृत वन उन्हें वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों का
75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों के रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों में प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव जातियों के आवास भी हैं। भारत में कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों में संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है और कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव चौरू सौचुरी या सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। फिर है पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्बल जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों से पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं या न, तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर और क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा में और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने परंपरागत तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अपने अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण, चिकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं और वहां वे समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह दिखाई हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और वन नवधान्य में दिखा दिया है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना भी विभिन्न फसल उत्पादक द्वारा स्थानीय रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है।
भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन पर पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन सुरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इनमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिससे में ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों में हकदारी होने के तथा सफल संरक्षण के से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाओं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ और विशेष असीमित दयालु उदारपूर्ण जीवधारी और हो, अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग न करता हो और दानशील पूर्व अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता हो। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये कहा था किसने? गौतम बुद्ध ने, जो कि है 448 ईसा पूर्व, 487 ईसा पूर्व। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।